नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग और स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल से कमलेश गुप्ता में। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे जीएसटी का 4th लेक्चर। पहले 3 लेक्चर अपन ने कवर किए हुए हैं, जिसमें से अपना मैं आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दे देता हूं। जीएसटी के फर्स्ट लेक्चर में अपन ने कवर किया था जीएसटी का लीगल फ्रेमवर्क, कि जीएसटी के लीगल फ्रेमवर्क में क्या क्या आता है। सेकेंड लेक्चर की अगर मैं बात करूं तो अपन ने कवर किया था सप्लाई का डेफिनेशन कवर किया था। थर्ड लेक्चर की अगर मैं बात करूं तो अपन ने टाइम ऑफ सप्लाई, कौन से पॉइंट ऑफ टाइम पे टैक्सेशन का पेबल बनता है, वो पॉइंट ऑफ टैक्सेशन या टाइम ऑफ सप्लाई, एंड कितनी वैल्यू पर गवर्नमेंट को टैक्स पे करना है, वैल्यू ऑफ सप्लाई को कवर किया था। अभी तक अपन ने टाइम ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई एंड सप्लाई एज वेल एज लीगल फ्रेमवर्क को कवर किया है। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 4th लेक्चर, जिसमें हम लोग देखेंगे कॉम्पोजिशन स्कीम। और कॉम्पोजिशन स्कीम के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे इनपुट टैक्स क्रेडिट, जो कि एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। और उसके बाद हम लोग देखेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई। यहाँ तक जीएसटी का आपका प्रैक्टिकल पोर्शन 80 to 85% जीएसटी का प्रैक्टिकल पोर्शन कवर हो जाता है। अभी तक अपन लोगों ने 40% जीएसटी का प्रैक्टिकल पोर्शन कवर किया है। अकेला 25% जीएसटी का प्रैक्टिकल पोर्शन कौन कवर करता है? इनपुट टैक्स क्रेडिट। 10% किसके पास है? 10% किसके पास है? प्लेस ऑफ सप्लाई के पास। और बैलेंस 5% किसके पास है? कॉम्पोजिशन के पास। इसका मतलब अभी आज हम एक छोटे वेटेज का चैप्टर देखेंगे, बट इसमें बहुत लेंदी कुछ भी नहीं है, छोटा पार्ट है, इसलिए आज हम लोग इसको कवर करेंगे। साथ के साथ थोड़ा सा पार्ट हम किसका स्टार्ट करेंगे? इनपुट टैक्स क्रेडिट का। तो आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं 4th लेक्चर, जिसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे कॉम्पोजिशन स्कीम। क्या स्टार्ट करेंगे? कॉम्पोजिशन स्कीम। बेसिकली कंपोजिशन स्कीम है क्या? गवर्नमेंट ये क्यों लेके आई? अगर आप देखेंगे तो गवर्नमेंट ने हर टैक्स में छोटे टैक्स पेयर्स को क्या दी हुई है? राहत दी हुई है कि आप लोग इतना सब कुछ मेंटेन नहीं कर सकते हैं तो कुछ कम मेंटेन कीजिए। जैसे अगर मैं इनकम टैक्स की बात करूं तो स्मॉल बिजनेसेस के लिए गवर्नमेंट ने क्या चालू किया हुआ है? 44AD स्टार्ट किया हुआ है। कौन सा सेक्शन? 44AD, जिसमें आपको कुछ भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने का रिक्वायरमेंट नहीं है। आपका जो भी सेल है उसका 8% आप या 6% क्या कीजिए? आप नेट प्रॉफिट कंसीडर कीजिए और उस पर आप गवर्नमेंट को क्या कीजिए? टैक्स पे कीजिए। सेम एज ए प्रोविजन गवर्नमेंट किस में लेके आई है? जीएसटी में लेके आई है। जीएसटी में गवर्नमेंट ने बोला है, अगर आप बहुत ही स्मॉल सर्विस प्रोवाइडर में अगर आपकी लिमिट, टर्नओवर की लिमिट एक रजिस्ट्रेशन से भी कम है तब तो बात ही अलग है, लेकिन आपकी लिमिट रजिस्ट्रेशन की लिमिट से ऊपर है, बट 1.5 CR से क्या है? कम है। 1.5 CR से कम है तो हम लोगों के लिए आप एक अलग से स्कीम लेके आते हैं, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन नहीं करना है, बहुत ज़्यादा प्रोविजंस फॉलो नहीं करने हैं। आप एक स्मॉल टैक्स पेयर की तरह आप वो प्रोविजन फॉलो कीजिए और आप क्या कर सकते हैं? कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट कर सकते हैं। अब इसमें अपना जीएसटी दोनों के लिए है, ट्रेडर्स के लिए भी है, मैन्युफैक्चरर्स के लिए भी है और सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए भी। तो इन्होंने क्या बोला? गुड्स और सर्विस दोनों के लिए। अब इन लोगों ने बोला कि ये जो कंपोजिशन स्कीम है ये हम सिर्फ 3 पर्सन्स को दे सकते हैं। पहला कौन? ट्रेडर्स। दूसरा मैन्युफैक्चरर्स। और तीसरा कौन? सर्विस प्रोवाइडर्स।
लेकिन सर्विस प्रोवाइडर्स में कौन? ओनली रेस्टोरेंट एंड कैटरिंग। इन्होंने क्या बोला? मैन्युफैक्चरर्स सारे मैन्युफैक्चरर्स ले सकते हैं, ट्रेडर्स सभी ट्रेडर्स ले सकते हैं, लेकिन सर्विस प्रोवाइडर में केवल और केवल कौन ले सकते हैं? रेस्टोरेंट और केटरिंग की पर्सन्स ही ले सकते हैं। इन लोगों ने टाइम एक लिमिट लगा दी है कि सारे सर्विस प्रोवाइडर क्या नहीं ले सकते? क्या नहीं ले सकते? कंपटीशन स्कीम नहीं ले सकते। अब इनमें से भी कौन कौन ले सकता है? बेसिकली तो ये 3 ले सकते हैं। इनमें से भी कौन कौन ले सकता है? ट्रेडर्स कौन ले सकता है, मैन्युफैक्चरर कौन ले सकता है, और सर्विस प्रोवाइडर कौन कौन ले सकते हैं? सर्विस प्रोवाइडर तो अपन ने यहां बाउंड कर दिया। सबसे पहले अपन बात करेंगे टर्नओवर बेस्ड लिमिट की। टर्नओवर बेस्ड लिमिट की। एग्रीगेट टर्नओवर लेस देन ₹1.5 CR excluding specified states। टर्नओवर किससे कम है? 1.CR से, एक्सक्लूडिंग स्पेसिफाइड स्टेट, बट इंक्लूड्स आसाम, हिमाचल एंड जम्मू कश्मीर। इस डेफिनेशन का मतलब क्या है? ये लोग ये बोलते हैं कि टर्नओवर बेस्ड लिमिट में ये तीनों पर्सन्स जिसका भी टर्नओवर किससे कम है? 1.5 CR से कम है। 1.5 CR से जिसका भी टर्नओवर कम है, एग्रीगेट टर्नओवर, वो क्या कर सकते हैं? कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट कर सकते हैं। बट इसमें एक्सक्लूडिंग स्पेसिफाइड स्टेट्स, स्पेसिफाइड स्टेट्स को एक्सक्लूड किया गया है। मतलब उन स्टेट्स को क्या है? पर्सन को लिमिट नहीं मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। लिमिट ऑफ टर्नओवर फॉर स्पेसिफाइड स्टेट्स इक्वल्स टू 75 लाख रुपीस। इन्होंने बोला है आपके जो भी स्पेसिफाइड स्टेट्स हैं, जिसमें कौन कौन आता है? अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, ये सब जो स्टेट्स हैं, इनकी लिमिट कितनी रखी गई है? 75 लाख रुपीस। और अदर देन, वैसे तो क्या है? आसाम, हिमाचल और जम्मू कश्मीर, ये तीनों में स्पेसिफाइड स्टेट में आते हैं, बट इन लोगों ने कंपोजिशन के लिए इन तीनों को किस में काउंट किया है? नॉर्मल स्टेट में काउंट किया। इसीलिए लिखा है एक्सक्लूडिंग स्पेसिफाइड स्टेट बट इंक्लूड्स आसाम, हिमाचल एंड जम्मू कश्मीर। तो आसाम, हिमाचल, जम्मू कश्मीर के लिए टर्नओवर की लिमिट कितनी है? 1.5 CR। और बाकी जो स्पेसिफाइड स्टेट्स हैं उन सब के लिए टर्नओवर की लिमिट कितनी रखी गई है? 75 लाख रुपीस। तो जिसका भी टर्नओवर, चाहे वो मैन्युफैक्चरर हो, चाहे वो ट्रेडर हो, चाहे वो सर्विस प्रोवाइडर हो, किसका? रेस्टोरेंट एंड कैटरिंग का सर्विस प्रोवाइडर हो, उन सब के लिए लिमिट कितनी है? 1.5 CR है। बट उसमें किसको बाहर निकाला गया है? स्पेसिफाइड स्टेट को। लेकिन स्पेसिफाइड स्टेट के 3, आसाम, हिमाचल, जम्मू, इनको किस में रखा गया है? नॉर्मल लिमिट में। तो इनकी लिमिट कितनी है? 1.5 CR। और बाकी जो स्पेसिफाइड स्टेट्स हैं उनकी लिमिट कितनी है? 75 लाख रुपीस। अगर आप इस लिमिट के अंदर आते हैं, इस लिमिट के अंदर आते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं? कॉम्पोजिशन स्कीम को ऑप्ट कर सकते हैं। और आप हमें कितना टैक्स पे कीजिए? 1% ऑफ टैक्सेबल टर्नओवर। यह इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। टैक्सेबल टर्नओवर 1% ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर आइदर exempted और टैक्सेबल। और सेम कंडीशन इसमें रखी है, 5% ऑफ टर्नओवर आइदर टैक्सेबल और एग्जेम्प्टेड। तो इन लोगों ने क्या बोला है? अगर आप क्या है? ट्रेडर हैं, स्पेसिफाइड स्टेट के हैं, तो आप 1% किसका पे कीजिए? 75 लाख रुपीस का।
अदरवाइज आप 1% किसका पे कीजिए, 1.5 करोड़ रुपए तक के टर्नओवर का। इसका मतलब ये नहीं है, कभी भी आप ये मत निकाल लेना कि आप स्पेसिफाइड स्टेट के हैं आपको 75 लाख के टर्नओवर का 1% देना है। नहीं, आपका जितना टर्नओवर है, एक्चुअल टर्नओवर जितना है उसका 1% देना है। ये 75 लाख किसके लिए लिमिट है, कंपोजिशन स्कीम चेक करने की लिमिट है कि क्या आप कंपोजिशन स्कीम ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। अगर आप इस लिमिट से बाहर नहीं हैं तो आप क्या कर सकते हैं, कंपोजिशन ले सकते हैं। टैक्स कितना पे करना है, जितना भी आपका टर्नओवर हो उसका 1%। सेम कंडीशन मैन्युफैक्चरर्स में एग्रीगेट टर्नओवर, इसमें क्या बोला है, टैक्सेबल टर्नओवर, जो सप्लाई टैक्सेबल है उसका 1% देना है। लेकिन मैन्युफैक्चरर और सर्विस प्रोवाइडर के केस में क्या है, 1% और 5% एज द केस मे बी, बट ऑन टोटल टर्नओवर आइदर टैक्सेबल और एग्जेम्प्टेड। आपके टोटल टर्नओवर का एप्लीकेबल टैक्स रेट के अकॉर्डिंग क्या देना है, आपको टैक्स देना है। इसमें किस चीज के टर्नओवर को इंक्लूड नहीं किया जाएगा, यहां नोट लगा के मैं नीचे लिख देता हूं, नोट, टर्नओवर एक्सक्लूड्स इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट एंड लोन्स। मतलब इंटरेस्ट इनकम को और इंटरेस्ट एक्सपेंस को कभी भी आपके टर्नओवर का पार्ट नहीं माना जाएगा, टर्नओवर की लिमिट में काउंट नहीं किया जाएगा। बाकी जो भी टर्नओवर आपका होगा उस पे 1% ऑन टैक्सेबल सप्लाई और 1% ऑन एग्रीगेट टर्नओवर आइदर टैक्सेबल और एग्जेम्प्टेड, और 5% ऑफ टैक्सेबल और एग्जेम्प्टेड। जो भी लिमिट आप पे एप्लीकेबल है उसके अकॉर्डिंग आपको देना होगा। ये तो है आपका बेसिक ओवरव्यू, जो भी चाहे वो स्नैप ले सकता है फटाफट से। इसके बाद में अब हम देखेंगे कि इनमें से भी किसी स्पेसिफाइड पर्सन को या किसी स्पेसिफाइड मैन्युफैक्चरर को या किसी स्पेसिफाइड गुड्स को क्या कंपोजिशन स्कीम से बाहर किया गया है, मतलब नेगेटिव लिस्ट ऑफ कंपोजिशन स्कीम बोल दीजिए, या फिर जिसके लिए कंपोजिशन स्कीम अवेलेबल नहीं होती है, जिसके लिए कंपोजिशन स्कीम अवेलेबल नहीं होती। चलिए फटाफट से लिखेंगे। नेगेटिव लिस्ट ऑफ कंपोजिशन स्कीम, ठीक है। फर्स्ट बुलेट, फटाफट से लिखेंगे फर्स्ट बुलेट में क्या, पर्सन who makes supply of रेस्टोरेंट एंड केटरिंग, RNC का मतलब है रेस्टोरेंट एंड केटरिंग। चलिए मैं इसको ब्रैकेट से बाहर निकाल देता हूं, अदरवाइज आप जबरदस्ती कंफ्यूज हो जाएंगे। हु मेक्स सप्लाई ऑफ रेस्टोरेंट एंड केटरिंग विल नॉट मेक another services supply subject to 10% of turnover or 5 lakh rupees, whichever is higher। अब इसका क्या मतलब है ये मैं एक्सप्लेन करूंगा, बट अभी सिर्फ आपको क्या करना है, नोट करना है। सेकंड बुलेट में आपको क्या लिखना है, सेकंड बुलेट में आप लिखेंगे पर्सन हु मेक्स इंटर स्टेट
सप्लाई person who makes interstate supply of goods or service. This is second bullet. थर्ड बुलेट में आप लिखेंगे person on which CGST / SGST / IGST not leviable. ठीक है। फोर्थ बुलेट आप लिखेंगे कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन। उसके बाद में गुड्स, आइसक्रीम, टोबैको, पान मसाला, फ्लाई ऐश ब्रिक्स, रूफिंग टाइल्स, आइसक्रीम, टोबैको, पान मसाला, फ्लाई ऐश ब्रिक्स एंड रूफिंग टाइल्स। रूफिंग टाइल्स, ACC वाटर, एक्सक्लेरेटेड वाटर एंड बिल्डिंग ब्रिक्स। इन सब गुड्स के लिए क्या अवेलेबल नहीं है? कंपोजिशन स्कीम अवेलेबल नहीं है। लास्ट बुलेट, सर्विसेज सप्लाइड थ्रू ई-कॉमर्स। इतने पॉइंट आपके क्या हैं? इतने पॉइंट किस में आते हैं? कंपोजिशन स्कीम की नेगेटिव लिस्ट में आते हैं। जो स्नैप लेना चाहे ले सकता है। चलिए अब हम इन 6 पॉइंट्स को क्या करेंगे, पॉइंट 1 बाय 1 पॉइंट देखेंगे एग्जाम्पल के साथ। सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट इन लोगों ने क्या बोला है, कोई भी ऐसा पर्सन जो रेस्टोरेंट और कैटरिंग की सर्विसेज को की सप्लाई करता है और उसने क्या ले रखा है, कंपोजिशन स्कीम ले रखा है, तो वो उसके अलावा जो भी नॉर्मल सप्लाई है, मतलब नॉर्मल सप्लाई का मतलब उसके अलावा नॉर्मल सर्विस, अदर कोई भी सर्विस, मान लीजिए मेरे 2 बिजनेस हैं, एक में मैं टीचिंग करवाता हूँ, दूसरा मेरे नाम से क्या चल रहा है, रेस्टोरेंट चल रहा है। अब सेम स्टेट है तो सेम पेन के अंडर मेरे को क्या मिलेगा, सिंगल रजिस्ट्रेशन, और सिंगल रजिस्ट्रेशन से मैं क्या करूंगा, 2 बिजनेस रन करूंगा। अब उन 2 बिजनेस में मुझे क्या है, 2 बिजनेस में मुझे क्या करना होगा, अब उसमें जो मैंने जीएसटी लिया हुआ है उसमें मैंने बोल दिया कि कंपोजिशन ले रखा है, तो क्या मैं कंपोजिशन ले सकता हूं? हाँ, मैं उसके लिए एलिजिबल हूं। बट क्या जो मैं टीचिंग करवाता हूं उसके लिए मैं कंपोजिशन स्कीम ले सकता हूं? नहीं, मेरे लिए कंपोजिशन स्कीम अवेलेबल नहीं है। तो क्या मैं उसके साथ में दूसरी सप्लाई कर सकता हूं? तो इन लोगों ने बोला हाँ, सब्जेक्ट टू लिमिट आप कर सकते हो। मेरे रेस्टोरेंट का जितना भी टर्नओवर है उसका 10% और 5 लाख रुपीज विच एवर इज हायर, वहां तक अगर मैं टीचिंग का काम करता हूं तो ओके है, कोई इश्यू नहीं है, आप कंपोजिशन स्कीम ले सकते हैं। मान लीजिए मेरे रेस्टोरेंट का टर्नओवर है 40 लाख रुपीज पर एनम और मैं टीचिंग से कितना अर्न करता हूं, या टीचिंग का मेरा टर्नओवर है 5 लाख रुपीज। कितना है? 5 लाख रुपीज, फर्स्ट एग्जांपल। तो इन लोगों ने क्या बोला, 10% ऑफ टर्नओवर, टर्नओवर कितना है 40 लाख रुपीज, मतलब 10% कितना, 4 लाख रुपीज, और 5 लाख विच एवर इज हायर, हायर कितना 5 लाख, और मेरा टीचिंग का टर्नओवर कितना है 5 लाख रुपीज। ओके, नो इश्यू, मुझे कंपोजिशन स्कीम मिल जाएगी। और यही इसकी जगह मेरा रेस्टोरेंट का टर्नओवर कितना होता, 1 करोड़ रुपीज, और मेरा टीचिंग का कितना होता 11 लाख रुपीज। तो इन लोगों ने क्या बोला, टर्नओवर का 10%, टर्नओवर कितना 1 CR, 1 का 10% कितना
10 लाख रुपीस और मेरा 5 लाख, विच एवर इज हायर कौन सा 10 लाख रुपीस, बट मेरा टीचिंग का कितना है 11 लाख, तो क्या मुझे कंपोजिशन स्कीम मिलेगी? नहीं, मुझे नॉर्मल स्कीम ऑप्ट करना पड़ेगा और सारे डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे, रिटर्न भी टाइम टू टाइम फाइल करनी पड़ेगी। तो इन लोगों ने बोला है कि अगर आप रेस्टोरेंट और कैटरिंग की सर्विसेज में हैं और आपने कंपोजिशन स्कीम ले रखी है तो आप कोई भी अदर सर्विसेज की सप्लाई नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो लिमिट तक करेंगे, 10% ऑफ टर्नओवर ऑफ 5 लाख। सबसे बड़ा पॉइंट यहां पे आपको गुड्स के लिए डिनाई क्यों नहीं किया? गुड्स के लिए डिनाई क्यों नहीं? कोई मुझे बताएगा फटाफट से यहां पर गुड्स के लिए डिनाई क्यों नहीं किया? चलिए मैं बताता हूं। अगर अपन ने पीछे पहले देखा था कि गुड्स के केस में रेट कितना है 1% और रेस्टोरेंट केटरिंग की रेट कितना है 5%, तो गवर्नमेंट को तो फायदा है ना। अगर आप गुड्स की सप्लाई कर रहे हो और उस पर भी 5% दे रहे हो तो गवर्नमेंट को क्या लॉस है? अच्छा है गवर्नमेंट के लिए। तो गवर्नमेंट को कितना टैक्स एडिशनल मिल रहा है 4%, तो गवर्नमेंट आपको क्यों डिनाई करेगी? इसलिए इन लोगों ने बोला है अनदर सप्लाई ऑफ सर्विस। ये जो सर्विस है ना इसके लिए आपको हैंड बनाना पड़ेगा। इन लोगों ने बोल दिया है कि सर्विस के लिए सिर्फ हम आपको डिनाई कर रहे हैं, गुड्स के लिए डिनाई नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि गुड्स में तो अच्छा है, गवर्नमेंट की रेट पहले ही कम है और आप तो ज्यादा देंगे गवर्नमेंट को। चलिए सेकेंड बुलेट, पर्सन हु मेकिंग इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस। आप किसी भी दूसरे स्टेट में, जिस स्टेट और यूनियन टेरिटरी के लिए आपने रजिस्ट्रेशन ले रखा है, आप उसी विद इन स्टेट के अंदर क्या कर सकते हैं? गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई कर सकते हैं। अनदर स्टेट में गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई नहीं कर सकते हैं। थर्ड बुलेट, पर्सन जिस पर जीएसटी लागू ही नहीं होता है तो उस पर आप कंपोजिशन भी क्या लागू करेंगे? बट उन्होंने एडिशनल पॉइंट लिख दिया है, ये जस्ट है फॉर्मेलिटी है। फोर्थ पॉइंट, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन। अब ये कैजुअल टैक्सेबल पर्सन होता क्या है? चलिए मैं बताता हूं आपको। मान लीजिए मेरा बिजनेस है कहां पे? राजस्थान में। राजस्थान जयपुर डिस्ट्रिक्ट में मेरा बिजनेस है। किस चीज का? इस डस्टर के मैन्युफैक्चरिंग की फैक्ट्री है और यहीं पे मेरी शॉप है सेल करने की। अब मुझे पता चला कि जो भी स्मॉल आइटम्स हैं उनका ट्रेड फेयर लग रहा है। कहां पे? अहमदाबाद में, गुजरात अहमदाबाद में। वहां पे ट्रेड फेयर लग रहा है तो मैं मेरे डस्टर को वहां पे सेल करना चाहता हूं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के नाम से रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। कहां पे? गुजरात गवर्नमेंट से कि मैं एक राजस्थान पर्सन में मेरा बिजनेस है, राजस्थान स्टेट में मेरा बिजनेस है, वहीं पर रजिस्टर्ड है, बट मैं कुछ टाइम के लिए यहाँ पे मेरा गुड्स सेल करना चाहता हूँ, तो मुझे कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के नाम से यहाँ पर रजिस्ट्रेशन मिलेगा और मुझे एडवांस में जितना गुड्स मैं सेल करने के लिए लाऊंगा उस पर एडवांस में मुझे टैक्स पे करना पड़ेगा और बाद में जितना गुड्स मेरा सेल नहीं हो उतने का रिफंड गवर्नमेंट मुझे दे देगी। बट एक बार जितना भी गुड्स मैं लेके आऊंगा उस पर एडवांस पूरे पे मुझे एडवांस टैक्स गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। तो जो कोई भी पर्सन जिसका बिजनेस किसी अनदर स्टेट में नहीं है ये और वहां पे उसने रजिस्ट्रेशन भी नहीं ले रखा है और वो वहां पर यदि सेल करना चाहता है, वहां पर यदि बिजनेस रन करना चाहता है कुछ टाइम के लिए, तो उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। तो वो पर्सन किस में काउंट होता है? कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। किस में काउंट होता है? कैजुअल टैक्सेबल पर्सन में। ये क्या है? अब नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन क्या होता है? दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। ये अनदर स्टेट का पर्सन है और ये क्या है? अनदर कंट्री का पर्सन है। क्या है? अनदर कंट्री का पर्सन है। अनदर कंट्री का पर्सन है तो नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन है और अनदर स्टेट से आ रहा है तो वो क्या है? कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है। इन दोनों ही पर्सन्स को किसकी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है? कंपोजिशन स्कीम की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, कुछ गवर्नमेंट ने गुड्स स्पेसिफाई कर रखे हैं। उन गुड्स के केस में आपकी लिमिट, आपका टर्नओवर कुछ भी हो, उस टर्नओवर की लिमिट से आपको कोई मतलब नहीं है, बट आपको कंपोजिशन स्कीम कभी भी नहीं मिलेगा। आइसक्रीम, टोबैको, पान मसाला, फ्लाई एश ब्रिक्स, रूफिंग टाइल्स, एक्सलेटेड वाटर, जो पैक ड्रिंकिंग वाटर आता है उसके लिए बोल रहे हैं, और ब्रिक्स, जो भी ब्रिक्स आती है जिससे घर का कंस्ट्रक्शन बनता है। ब्रिक्स का मतलब तो पता होगा ना यार, जिससे घर बनता है उनको क्या बोलते हैं? ईंट। हिंदी में क्या बोलते हैं? ईंट। चलिए, सर्विसेज सप्लाइड थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर। इन्होंने गुड्स नहीं लिखा है, ध्यान रखना। यहां पर वापस मैं आपको बताना चाहूंगा, यहां पर इन लोगों ने सिर्फ क्या लिखा है?
सर्विस, क्या लिखा है? सर्विस। सर्विसेज सप्लाइड थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर, ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू आप जो भी सर्विसेज सप्लाई करते हैं तो आपको क्या नहीं मिलेगा? कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगा। 6 बुलेट है जो आपको याद रखने हैं। फर्स्ट बुलेट कौन सा है? स्पेसिफाइड लिमिट इन द केस ऑफ अनदर सर्विस। दूसरा बुलेट कौन सा है? कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन। थर्ड बुलेट स्पेसिफाइड गुड्स, जिनके केस में आपको क्या नहीं मिलता है? कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलती है। फोर्थ बुलेट जहां पर जिस पर भी जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी नहीं आती है। फिफ्थ बुलेट इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। और सिक्स्थ बुलेट सप्लाई ऑफ सर्विसेज थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर। अब ये ई कॉमर्स ऑपरेटर क्या होते हैं? फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, नेटफ्लिक्स, ये सब क्या है? ई कॉमर्स ऑपरेटर हैं। मतलब जिन्होंने सिर्फ आपको एक प्लेटफॉर्म दिया हुआ है कि इस प्लेटफॉर्म पे आप या तो गुड सेल कर सकते हैं, सर्विस सेल कर सकते हैं। फ्लिपकार्ट क्या है? गुड सेल करता है। और नेटफ्लिक्स क्या सेल करता है? सर्विस। कोई गुड थोड़ी देता है आपको, सिर्फ मूवी दिखाता है, तो इसका मतलब वो क्या हो गया? सर्विस। और वो सर्विस किसके थ्रू प्रोवाइड कर रहा है? ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू प्रोवाइड कर रहा है। अब क्या डायरेक्ट नेटफ्लिक्स प्रोवाइड कर रहा है? नहीं, नेटफ्लिक्स क्या है? प्लेटफॉर्म है। नेटफ्लिक्स पे आके कोई भी, जैसे मान लीजिए पीवीआर सिनेमा है, वो अपनी मूवी किस पे दिखा रहे हैं? किस पे दिखा रहे हैं? नेटफ्लिक्स पे दिखा रहे हैं। तो वो पीवीआर सिनेमा जो है ना, वो कंपोजिशन स्कीम नहीं ले सकता है। क्या नहीं कर सकता है? कंपोजिशन स्कीम नहीं ले सकता है। चलिए, अब आपका लास्ट पॉइंट कंपोजिशन स्कीम में क्या बचता है? लास्ट पॉइंट कंपोजिशन स्कीम में क्या बचता है? स्मॉल सर्विस प्रोवाइडर्स। अब इन लोगों ने बाद में क्या बोला कि चलिए ठीक है, स्मॉल सर्विस प्रोवाइडर्स ने गवर्नमेंट को ये बोला कि हम भी थोड़ी सी सर्विस देते हैं, तो हमारे लिए भी कुछ ऐसा एक प्रोविज़न लेके आइए। तो गवर्नमेंट ने एक स्मॉल सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए, स्मॉल सर्विस प्रोवाइडर के लिए क्या लॉन्च किया है? एक प्रोविज़न लॉन्च किया है। किसमें? कंपोजिशन स्कीम। क्या बताया है? उन्होंने बताया है अगर आपका टर्नओवर किससे कम है? 50 लाख रुपीज़ से कम है। किससे कम है? 50 लाख रुपीज़ से कम है। तो आप क्या कीजिए? टैक्स पे कीजिए गवर्नमेंट को कितना? 6%। 3% SGST और 3% CGST ऑन टर्नओवर लिमिट, ऑन टोटल टर्नओवर। आप अगर स्मॉल सर्विस प्रोवाइडर हैं तो आपको भी क्या हो सकता है? कंपोजिशन स्कीम मिल सकती है। क्या मिल सकती है? कंपोजिशन स्कीम मिल सकती है। और उस कंपोजिशन स्कीम में आप क्या कीजिए? गवर्नमेंट को टैक्स पे कीजिए। कितना? 6% ऑफ द टर्नओवर। कितना? 6% ऑफ द टर्नओवर। बट आपके टर्नओवर की लिमिट कितनी है? 50 लाख रुपीज़। इस 50 लाख रुपीज़ की लिमिट में इन्होंने कोई भी स्टेट को अलग से स्पेसिफाई नहीं किया है। आइदर आप किसी भी स्टेट के पर्सन हैं, सर्विस के लिए ऑलवेज स्मॉल सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए, SSPs के लिए लिमिट क्या रखी गई है? सेम रखी गई है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द स्टेट। आपका कोई भी स्टेट हो, आपको ऑलवेज कितना पे करना है? 6% पे करना है। कितना पे करना है? 6% पे करना है। चलिए, यहां पर आपका कंपोजिशन स्कीम का पूरा चैप्टर क्लोज होता है। मैं इसको 5 मिनट में एक बार फटाफट से समराइज कर देता हूं। कंपोजिशन स्कीम स्मॉल बिजनेसमैन्स के लिए है, ट्रेडर्स के लिए है, मैन्युफैक्चरर्स के लिए है, सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए। सर्विस प्रोवाइडर्स में स्मॉल सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए है और रेस्टोरेंट एंड कैटरिंग सर्विसेज के लिए है। ट्रेडर्स को 1% टैक्सेबल टर्नओवर पे देना होता है। मैन्युफैक्चरर को 1% एग्रीगेट टर्नओवर, आइदर टैक्सेबल और एग्जेम्प्टेड। सर्विस प्रोवाइडर में टोटल टर्नओवर आइदर एग्जेम्प्टेड और टैक्सेबल में। इस टर्नओवर की लिमिट में कभी भी इंटरेस्ट की इनकम और इंटरेस्ट के एक्सपेंस को काउंट नहीं किया जाता है। इंटरेस्ट की इनकम और इंटरेस्ट के एक्सपेंस को क्या नहीं किया जाता है? काउंट नहीं किया जाता है। उसके बाद में नेगेटिव लिस्ट की अगर अपन बात करें तो नेगेटिव लिस्ट में इन लोगों ने 6 पॉइंट रखे हुए हैं। उन 6 पॉइंट के केस में आपको कभी भी क्या नहीं मिलेगा? कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगी। फर्स्ट बुलेट में इन लोगों ने बोला है अगर आप रेस्टोरेंट कैटरिंग की सर्विसेज के केस में क्या ऑप्ट करते हैं? कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट करते हैं,
तो आप अनदर सर्विसेज की सप्लाई नहीं कर सकते हैं, बट सब्जेक्ट टू लिमिट कर सकते हैं 5 लाख रुपीज और 10% ऑफ द टर्नओवर, विच एवर इज हायर तक आप क्या कर सकते हैं अनदर सर्विसेज की सप्लाई। स्मॉल सर्विस प्रोवाइडर्स के केस में आपको क्या होता है, कंपोजिशन स्कीम का बेनिफिट मिलता है, बट टर्नओवर मैक्सिमम कितना 50 लाख रुपीज इररेस्पेक्टिव ऑफ द स्टेट, और रेट क्या है 6%, रेट क्या है 6%। सेकेंड बुलेट क्या आता है, आप इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज नहीं कर सकते हो। थर्ड बुलेट, अगर आप पर जीएसटी की लेवी नहीं आती है तो आपको कंपोजिशन स्कीम का बेनिफिट नहीं मिलेगा। फोर्थ बुलेट, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन को क्या नहीं मिलता है, कंपोजिशन स्कीम का बेनिफिट नहीं मिलता है। कुछ स्पेसिफाइड गुड्स, टोबैको प्रोडक्ट, एक्सीलेटेड वाटर, ड्रिंकिंग वाटर एंड फ्लाई ऐश ब्रिक्स, बिल्डिंग ब्रिक्स, रूफिंग टाइल्स, आइसक्रीम, टोबैको, पान मसाला, इन सब के केस में भी आपको किसका बेनिफिट नहीं मिलता है, कंपोजिशन स्कीम का बेनिफिट नहीं मिलता है। लास्ट बुलेट, कोई मुझे बताएगा लास्ट बुलेट क्या था, फटाफट से जल्दी, जो मेरे सामने बैठे हैं, कॉपी में किसी को नहीं देखना है, बोर्ड पे भी किसी को नहीं देखना है, फटाफट से जल्दी कोई बताना चाहेगा लास्ट बुलेट क्या था मेरा, लास्ट बुलेट। चलिए मैं ये बता देता हूं, कोई बात नहीं। सर्विसेज सप्लाइड थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर, ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू आप सर्विसेज का सप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप करते हैं तो फिर आप क्या नहीं कर सकते हैं, कंपोजिशन स्कीम नहीं ले सकते। इसी के साथ कंपोजिशन स्कीम का चैप्टर क्लोज होता है और अपन स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर, इनपुट टैक्स क्रेडिट, और प्रैक्टिस क्वेश्चन अपन एक साथ देखेंगे बाद में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट बोल दीजिए, नेक्स्ट चैप्टर बोल दीजिए, और सबसे ज़्यादा वेटेज, आप इसको बहुत पेशेंस के साथ सुनिएगा। बहुत ज़्यादा प्रोविजन इस चैप्टर में नहीं है, बट बहुत पेशेंस के साथ आपको इस चैप्टर को सुनना है। इनपुट टैक्स क्रेडिट। अभी इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या है, इसका क्या मतलब है, सबसे पहले तो अपन ये देखते हैं इसका क्या मतलब है। इनपुट टैक्स क्रेडिट होता क्या है, इसका प्रोविजन गवर्नमेंट क्यों लेके आई, जरूरत क्या पड़ी अपने को इसकी, सबसे पहले अपन इसी चीज को देखते हैं। अपन देखते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट का क्या मतलब होता है। जीएसटी को लाने का सबसे बड़ा रीजन क्या था, कास्केडिंग इफेक्ट को खत्म करना। अपन ने जब पहले देखा था, जब जीएसटी स्टार्ट किया था तो अपन ने देखा था कास्केडिंग इफेक्ट क्या होता है। मैं अगर दिल्ली से गुड्स परचेज करता हूं तो मुझे जो दिल्ली में गुड्स पे करने पर जो टैक्स मैंने पे किया था वो मेरी कॉस्ट का पार्ट बनता था, और उसका मुझे कोई भी बेनिफिट राजस्थान में नहीं मिलता था, इसलिए कस्टमर पर डबल बर्डन आता था। इस बर्डन को खत्म करने के लिए, इस कास्केडिंग इफेक्ट को खत्म करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या लॉन्च किया, जीएसटी को लॉन्च किया। इसमें गवर्नमेंट ने कहा आप किसी भी स्टेट से परचेज करें, किसी भी स्टेट में सेल करें, आपको ऑलवेज पीछे पे किए हुए टैक्स का बेनिफिट मिलेगा। तो उस जो बेनिफिट आपको पीछे पे किए गए टैक्स का मिल रहा है उसी को हम क्या बोल रहे हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब इसको अलग अलग तोड़ते हैं। टैक्स क्रेडिट क्या एक वर्ड है, जो अपन ने टैक्स पे किया है उसको रिफंड के तौर पर मान लीजिए, या फिर अपन जो अपनी आउटपुट लायबिलिटी उसमें से रिड्यूस कर देते हैं, तो वो क्या हो गया, टैक्स क्रेडिट। आपको क्रेडिट किस चीज़ का कब मिलता है, तभी तो मिलता है जब आप पहले क्या करके आते हैं, पे करके आते हैं। अब इनपुट का क्या मतलब, इनपुट का मतलब ये होता है, मान लीजिए मेरी किस चीज़ की फैक्ट्री है, डस्टर की फैक्ट्री है, और इस डस्टर की फैक्ट्री में बहुत सारे इनपुट यूज़ करता हूँ। ये फॉर्म है, ये प्लास्टिक है, ये दोनों चीज़ मैं एज ए इनपुट यूज़ करता हूँ। तो इन दोनों पे मैंने जो भी जीएसटी पे किया है उसको किस चीज़ के नाम से जानेंगे, इनपुट टैक्स क्रेडिट। एज वेल एज इसको बनाने के लिए जो भी मेरे पास मशीनरी है उस पर जो भी मैंने टैक्स पे किया है, या फिर मेरी जो भी ऑफिस प्लेस है उसमें मेरे जो भी इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं, क्या लगे हुए हैं, जो भी इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं उन पर जो भी मैंने टैक्स पे किया, उन सब का क्रेडिट मुझे क्या होगा, उन सब का क्रेडिट मुझे क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। किस में से वो रिड्यूस हो जाएगा, मेरी आउटपुट लायबिलिटी से रिड्यूस हो जाएगा। तो मेरी आउटपुट लायबिलिटी अल्टीमेटली कम हो जाएगी, और
वो मेरी कॉस्ट का पार्ट भी नहीं बनेगा और कस्टमर पे डबल इफेक्ट भी नहीं आएगा। तो मैं क्या करूँगा, उसको मेरी कॉस्ट में से कम कर दूंगा। तो ये जो बेनिफिट मुझे मिलेगा, इसके लिए इसको क्या बोलते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब इन्होंने डेफिनेशन कैसे स्टार्ट करी, गुड्स और सर्विसेज used or intended to be used in the course or furtherance of business। आप कोई भी गुड्स और सर्विसेज का यूज करने वाले हैं जिस पर आपने क्या किया है, पहले टैक्स पे किया है। यूज्ड और इंटेंडेड टू बी यूज्ड, अब ये दोनों अलग अलग वर्ड है, इन दोनों पे अपन अलग अलग एग्जांपल देखेंगे। इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, ये एक अलग है, ये एक अलग है, ये एक अलग है, ये एक अलग है। 4 पार्ट है डेफिनेशन के, अपन अलग अलग इन 4 पार्ट को देखते हैं। ये 4 पार्ट क्या क्या है। गुड्स और सर्विसेज यूज्ड, यूज्ड का मतलब मैं रॉ मटेरियल परचेज करके लाया, उसमें मैंने प्लास्टिक परचेज किया। ये प्लास्टिक गुड्स एज ए गुड्स बिजनेस में एज ए इनपुट क्या हो रहा है, यूज हो रहा है। तो इस पर जो भी मैंने टैक्स पे किया उसका मुझे क्रेडिट मिलेगा। गुड्स और सर्विसेज यूज्ड, मैंने इस डस्टर को बनाने के लिए कोई टेक्नोलॉजी किसी इंजीनियर से डेवलप करवाई थी और उस टेक्नोलॉजी को मैं बिजनेस में क्या करने वाला हूं, यूज करने वाला हूं। तो गुड्स और सर्विसेज यूज। अब उस इंजीनियर के बिलिंग पे मैं जो भी जीएसटी अमाउंट पे करूंगा उसका मुझे क्रेडिट का मिल जाएगा, मेरे बिजनेस में मिल जाएगा। तो गुड्स और सर्विसेज यूज्ड और इंटेंडेड टू बी यूज्ड। इंटेंडेड टू बी यूज्ड मतलब मैं कभी जरूरत पड़ी तो उसको बिजनेस में यूज करूंगा। अरे यार ये क्या मतलब हुआ। आप देखते हैं आजकल हर ऑफिसेज में क्या लगे होते हैं, फायर अलार्म्स लगे होते हैं। उसके अलावा फायर एक्सटिंग्विशर लगे हुए होते हैं। उनका यूज कब आता है, जब आग लगती है। अब ऐसा तो है नहीं कि मैं जीएसटी क्रेडिट के लिए उनको जबरदस्ती कभी यूज करूंगा, ये चीज तो पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। तो उनका यूज कब आएगा, जब कहीं किसी प्लेस में आग लगती है। अब मैंने क्या किया, मेरी बिजनेस की सेफ्टी के लिए मैंने क्या किया है, एक फायर एक्सटिंग्विशर लगवाया हुआ है मेरी फैक्ट्री में, बड़ा फायर एक्सटिंग्विशर, जिस पर मैंने 3 लाख रुपीज का एक्सपेंस किया है। कितने रुपीज का, 3 लाख रुपीज का। और मान लीजिए उस गुड्स पर जीएसटी का रेट कितना है, 12% है। तो मेरा जीएसटी कितना आएगा, 3600। और मैंने टोटल कितना पे कर रखा है मेरे सप्लायर को, 3.36 लाख रुपीज पे किया हुआ है। ये जो मैंने 36K का जीएसटी पे किया हुआ है, क्या मुझे इसका इनपुट मिलेगा? हाँ मिलेगा, क्योंकि डेफिनेशन में इन लोगों ने लिख दिया है इंटेंडेड टू बी यूज्ड सब्जेक्ट टू आगे की कंडीशंस। वो मैं यहाँ पे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ सिर्फ डेफिनेशन का पार्ट बता रहा हूँ। इंटेंडेड टू बी यूज्ड का मतलब क्या है? इंटेंडेड टू बी यूज्ड का मतलब क्या है, आप उसे या तो बिजनेस में यूज कर रहे हैं या कभी भविष्य में उसको बिजनेस में यूज करेंगे। इंटेंडेड टू बी यूज्ड इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, अब ये क्या था, इन दोनों को मैं किस में यूज करूंगा, बिजनेस में यूज करूंगा। फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, मेरे बिजनेस की ऑडिट होती है। क्या होती है? ऑडिट होती है। अब ऑडिट में किससे करवाता हूं, किसी चार्टेड अकाउंटेंट से करवाता हूं। और जो उस चार्टेड अकाउंटेंट की बिलिंग होती है उस पर क्या होता है, जीएसटी चार्ज होता है। तो वो क्या है, इंटेंडेड टू बी यूज्ड है। तो उसको भी मैं जो जीएसटी पे करूंगा उसका क्रेडिट भी मुझे क्या हो जाएगा, मेरे बिजनेस में मिल जाएगा। आई थिंक इनपुट टैक्स क्रेडिट की जो बेसिक डेफिनेशन है वो सबको क्लियर होगी। अब इन लोगों ने 6 कंडीशन रखी हुई है, वो 6 कंडीशन पूरी होगी ना तक जाके आप किसी भी इनपुट पे जो आपने टैक्स पे किया है, इनपुट पे या इनपुट सर्विसेज पे जो आपने टैक्स पे किया है वो क्या कर पाएंगे, ले पाएंगे। इनपुट और इनपुट सर्विसेज पे आपने जो भी टैक्स पे किया है उसको आप एज ए क्रेडिट कब ले पाएंगे, जब आप वो 6 कंडीशंस मीट करते हैं।
क्या करते हैं, 6 कंडीशंस मीट करते हैं। उससे पहले वो बोलने के लिए सिर्फ क्या है, इनपुट टैक्स, और वो इनपुट टैक्स क्रेडिट कब बनेगा, जब वो क्या कर जाएगा, 6 अग्नि परीक्षाओं से गुजर जाएगा। क्या हो जाएगा, 6 अग्नि परीक्षाओं से गुजर जाएगा। ये तो थी डेफिनेशन। अब वो 6 अग्नि परीक्षाएं कौन सी है वो अपन देखेंगे। फटाफट से मैं लिखूंगा एक बार, जिसको लिखना है वो लिख सकता है, जिसको नहीं लिखना है वो स्नैप ले सकता है, जिसको दोनों ही नहीं काम करने हैं वो क्या कर सकता है, सुन सकता है। फर्स्ट बुलेट, वैलिड डॉक्यूमेंट टू क्लेम आईटीसी। पूरे चैप्टर में मैं जहां पे भी आईटीसी लिखूंगा उसका मतलब क्या होगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट। वैलिड डॉक्यूमेंट, ऑटो पॉपुलेटेड, पेमेंट मेड टू गवर्नमेंट। फोर्थ, गुड्स ऑब्लिक सर्विसेज एक्चुअली रिसीव्ड। रिटर्न फाइल्ड अंडर सेक्शन 32 32। नेक्स्ट बुलेट, रिटर्न फाइल्ड अंडर सेक्शन 39, गुड्स ऑब्लिक सर्विसेज नॉट कवर्ड अंडर नेगेटिव लिस्ट। अभी नेगेटिव लिस्ट का चक्कर क्या, अभी देखते हैं। जिसको स्नैप लेना है फटाफट से ले सकता है इन 6 बुलेट का। चल फटाफट से देखते हैं इसका क्या मतलब है। नोट हो गया सभी का, चल देखते हैं। वैलिड डॉक्यूमेंट टू क्लेम आईटीसी। फर्स्ट बुलेट, पहली अग्नि परीक्षा क्या है, आपके पास वैलिड डॉक्यूमेंट होना चाहिए। मतलब आपके पास आइदर उसका बिल होना चाहिए, या तो क्या होना चाहिए, बिल होना चाहिए, डेबिट नोट होना चाहिए, डेबिट नोट होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए, सप्लाई का कोई डॉक्यूमेंट होना चाहिए जिस पर सप्लाई की सारी डिटेल क्या हो, अवेलेबल हो। ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट आपके पास हो जिससे ये पता चलता हो कि ये सप्लाई आपने एक्चुअल में ली है और बिजनेस पर्पस के लिए ली है, ऐसा कोई डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। सेकंड, ये ऑटो पॉपुलेटेड क्या है, ऑटो पॉपुलेटेड का मतलब है जैसे ही क्या होता है, मान लीजिए मैं क्या हूं, इस डस्टर का सप्लायर हूं और मिस्टर एक्स मुझसे क्या करते हैं, डस्टर परचेज करते हैं। तो जैसे ही वो मुझसे डस्टर परचेज करते हैं ना, कितने रुपीज़ का, मान लीजिए 1 लाख रुपीज़ का वो मुझसे डस्टर परचेज करके लेके जाते हैं। तो जैसे ही मैं मेरी जीएसटी रिटर्न फाइल करूंगा तो मैं दिखाऊंगा कि मैंने मिस्टर एक्स और उनका जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर वहां पर मेंशन करूंगा पोर्टल पे, इस पर्सन को कितनी सेल करी है, 1 लाख रुपीज़ की सेल करी है और इसमें जीएसटी अमाउंट कितना कलेक्ट कर लिया है, मान लीजिए जीएसटी की रेट है 5%, तो मैंने जीएसटी अमाउंट कितना कलेक्ट किया है, 5000 रुपीज़। तो जैसे ही मैं मेरी रिटर्न फाइल करते टाइम पे उनका जीएसटी नंबर के सामने 5000 रुपीज़ का जीएसटी शो करूंगा, तो जैसे ही अपने जीएसटी पोर्टल से मिस्टर एक्स लॉगिन करेंगे तो उनके पास दिखाएगा कि आपने मिस्टर कमलेश से डस्टर परचेज किए हैं 1 लाख रुपीज़ के, और जिसका आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना है, 5000 रुपीज़ का है। कितने रुपीज़ का है, 5000 रुपीज़ का है। ये डेटा क्या हो रहा है, ऑटो पॉपुलेट हो रहा है। वो मिस्टर एक्स जीएसटी का क्रेडिट तब तक क्लेम नहीं कर सकते जब तक मैं मेरी जीएसटी रिटर्न में
उनके जीएसटी नंबर के साथ उनका अमाउंट शो नहीं करूंगा। अगर मैंने मेरी रिटर्न टाइम पे फाइल नहीं करी है, या उनका जीएसटी नंबर करेक्ट शो नहीं किया है, या करेक्ट अमाउंट शो नहीं किया है, तो फिर वो जीएसटी क्लेम नहीं कर सकते हैं, वो इनपुट क्लेम नहीं कर सकते हैं। वो तभी कर सकते हैं जब उनके सिस्टम में क्या होगा, डेटा ऑटो पॉपुलेट होगा। थर्ड पॉइंट, गवर्नमेंट को टैक्स का पेमेंट हो जाना चाहिए। मैं जब जीएसटी रिटर्न मेरी फाइल करूंगा तो उसमें 5000 रुपीज का पेमेंट कर दूंगा, तो ही वो क्या कर पाएंगे, मिस्टर एक्स जीएसटी का क्रेडिट ले पाएंगे। फोर्थ बुलेट, गुड्स और सर्विसेज एक्चुअली रिसीव्ड। ऐसा तो नहीं है कि कहीं मैंने बोला कि मैंने मिस्टर एक्स को 1 लाख रुपीज की सप्लाई की है और उसमें मैंने 5000 रुपीज का जीएसटी कलेक्ट किया है, बट एक्चुअल में तो सप्लाई हुई ही नहीं है। मैंने सिर्फ और सिर्फ गलत इरादे से, गवर्नमेंट के साथ फ्रॉड करने के इरादे से मैंने क्या किया है, उस अमाउंट को जीएसटी पोर्टल पर अपडेट किया है। कहीं ऐसा तो नहीं है। अब ये एक्चुअल में इस कंडीशन को चेक करना बहुत मुश्किल है, बट ये कंडीशन ओनली क्या है, थ्योरी पर्पज है। ओनली क्या है, थ्योरी पर्पज है। क्योंकि वो बहुत सी बार एग्जाम में पूछते हैं कि जीएसटी के क्रेडिट को लेने के लिए, क्लेम करने के लिए कौन कौन सी कंडीशन मीट करनी है, तो वो आपको 6 कंडीशन लिखनी है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, रिटर्न फाइल अंडर सेक्शन 39। मुझे मेरी सप्लायर को सारी रिटर्न टाइम पे जो भी मुझे फाइल करनी है 39 में वो फाइल करनी होगी, तभी क्या होगा, सामने वाला पर्सन मिस्टर एक्स जीएसटी के लिए क्या होगा, एलिजिबल होगा। गुड्स और सर्विसेज नॉट टू बी कवर्ड इन नेगेटिव लिस्ट। गवर्नमेंट ने कुछ नेगेटिव लिस्ट प्रेस्क्राइब करी हुई है, नेगेटिव लिस्ट प्रेस्क्राइब करी हुई है। उस नेगेटिव लिस्ट में गवर्नमेंट ने ये बोल रखा है कि इन गुड्स की सर्विसेज, इन गुड्स और इन सर्विसेज पे आप जो भी जीएसटी पहले पे करके आएंगे उनका क्रेडिट आपको कभी भी नहीं मिलेगा, उनका क्रेडिट आपको कभी भी नहीं मिलेगा। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, मोटर व्हीकल, आप अपने पर्सनल यूज के लिए कार परचेज करते हैं। अब अगर आप कार परचेज करेंगे और मान लीजिए आपने उसको बिजनेस पर्पस दिखा दिया, उस कार का क्या दिखा दिया, बिजनेस पर्पस दिखा दिया। बिजनेस पर्पस क्या दिखा दिया कि मैं तो इस कार को मेरे टूर पर्पस के लिए यूज करता हूं, जबकि कार पर्सनल यूज के लिए करते हैं। तो कार पे जीएसटी अमाउंट क्या होता है, बहुत बड़ा होता है, तो इसमें फ्रॉड बहुत ज्यादा होंगे, इसलिए गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है। कुछ कुछ कंडीशंस पे गवर्नमेंट ने मोटर व्हीकल पर भी अलाउ किया, बट वो अपन बाद में देखेंगे नेगेटिव लिस्ट में। बट बेसिक तौर पर उन लोगों ने क्या कर दिया, मना कर दिया कि अगर कोई भी मोटर व्हीकल जिसपे आप क्या क्या करके आते हैं, जीएसटी पे करके आते हैं, तो आपको उस जीएसटी का क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो गवर्नमेंट ने क्या कर रखी है, नेगेटिव लिस्ट प्रेस्क्राइब कर रखी है, बोल रखा है कि उस नेगेटिव लिस्ट में जो भी गुड्स और सर्विसेज कवर्ड है, उन गुड्स और सर्विसेज का आपको जीएसटी क्रेडिट कभी भी नहीं मिलेगा। यह है आपका फर्स्ट पॉइंट। सबसे पहले अपन ने क्या देखा, डेफिनेशन, फिर उसके बाद है 6 कंडीशन, 6 बुलेट फर्स्ट पॉइंट के। अगला अगर मैं बोलूं तो सेक्शन 2, सेक्शन 16 सब सेक्शन 2, या फिर अगर सेक्शन आप नहीं देखना चाहते हो तो कोई बात नहीं। सेकंड पॉइंट ने मिला है, बोला है गवर्नमेंट ने कि आपको सप्लायर को पेमेंट करना है कितने डेज में, विद इन 180 डेज, विद इन 180 डेज। गवर्नमेंट ने बोला है कोई भी परचेजर जो क्या करना चाह रहा है, इनपुट टैक्स क्रेडिट को क्लेम करना चाह रहा है, उसको सप्लाई का पेमेंट सप्लायर को मैक्सिमम कितने दिन में करना होगा, 180 डेज में करना होगा। मिस्टर एक्स को यदि मुझसे परचेज किए गए डस्टर पर क्रेडिट क्लेम करना है तो उन्हें मुझे कितने दिन में पेमेंट करना पड़ेगा, 180 डेज में पेमेंट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 180 डेज में पेमेंट करना पड़ेगा। अगर उन्होंने 180 डेज में पेमेंट नहीं किया, अगर उन्होंने 180 डेज में पेमेंट नहीं किया तो उनको जो उन्होंने इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किया है, अब इनपुट टैक्स क्रेडिट में 2 चीज होती हैं, एक तो क्या होता है अवेल और दूसरा क्या होता है यूटिलाइज। अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है, अवेल का क्या मतलब होता है, मैंने बताया है
मेरी जीएसटी का जो क्रेडिट लेजर है उसमें मैंने रिकॉर्ड कर लिया है कि जीएसटी का क्रेडिट मेरा कितना है 5000 रुपीज़। बट मैंने अभी तक कोई भी डस्टर आगे सेल नहीं किया है, तो मैंने इस 5000 रुपीज़ के जीएसटी के क्रेडिट को यूज़ कहीं भी नहीं किया है। तो मैंने अभी तक इसको सिर्फ क्या किया है, अवेल किया है। फिर मैंने 1 महीने बाद क्या किया, डस्टर आगे सप्लाई किए कितने के 50,000 रुपीज़ के, और कितने में 75,000 रुपीज़ में, कितने के 75,000 रुपीज़ में, कितने में 75,000 रुपीज़ में। अब मैं क्या करूँगा, 75,000 रुपीज़ पर 5% जीएसटी कलेक्ट करूँगा। 5% जीएसटी कितना होता है 2000, मान लीजिए मैं इस फिगर को क्या कर देता हूँ, एक बार के लिए राउंड ऑफ कर देता हूँ, 1 लाख रुपीज़ के 50,000 के मैंने कितने में सप्लाई किए 1 लाख के, तो मैं कितने का जीएसटी कलेक्ट करूँगा 5K का, और टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा 1.05 लाख। अब मैं क्या बोलूँगा गवर्नमेंट को, मेरा आउटपुट जीएसटी कितना है 5K, क्रेडिट कितना है 5K, तो मेरा नेट आउटपुट लायबिलिटी कितनी है निल, नेट आउटपुट लायबिलिटी कितनी है निल। अब मैंने क्या किया है, जीएसटी के पेमेंट को क्या किया है, यूटिलाइज किया है। इसको बोलते हैं यूटिलाइजेशन और इसको बोलते हैं अवेलमेंट। गवर्नमेंट बोलती है आपको सप्लायर का पेमेंट कितने दिन में करना है 180 डेज में। अगर आप 180 डेज में पेमेंट नहीं करोगे तो आपने ये जो बुक किया हुआ है ना, इसका क्या करोगे, रिवर्सल करोगे। कितने का करोगे, रिवर्सल करोगे 5000 का। और आप इसको वापस कब क्लेम कर सकते हो, जब आप क्या करोगे, सप्लायर को पेमेंट कर दोगे तो आप क्या कर सकते हो, उसको वापस क्लेम कर सकते हो। लेकिन अगर आपने क्या कर लिया है, यूटिलाइज कर लिया है, यूटिलाइज कर लिया है और आपने सप्लायर को पेमेंट 180 डेज में नहीं किया है, तो ये आपको क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को वापस पे करना पड़ेगा विथ इंटरेस्ट एंड पेनल्टी। अब वो क्या है, इंटरेस्ट पेनल्टी क्या होगी वो अपन बाद में देखेंगे। बट मैंने अगर ये बताया है कि आपने अगर सप्लायर को 180 डेज में पेमेंट नहीं किया, तो अगर आपने उसके जीएसटी को अवेल किया हुआ है तो आप रिवर्स करेंगे, अगर यूटिलाइज कर लिया है तो गवर्नमेंट को वापस क्या करेंगे, पे करेंगे। यूटिलाइज कर लिया है तो गवर्नमेंट को क्या करेंगे, वापस पे करेंगे। चलिए गाइस, लेक्चर बहुत ज़्यादा लंबा तो नहीं हुआ है, बट आज थोड़ा सा इशू है कुछ स्टूडेंट्स को कि सर हमें कुछ फंक्शंस में जाना है, और आज क्या है, यहाँ पर एक फंक्शन है उसमें सभी लोगों को जाना है। तो चलिए कोई बात नहीं, आज मैं इस सेशन को यहीं 2nd पॉइंट तक ही रैप अप करता हूँ। कहाँ तक रैप अप करता हूँ, 2nd पॉइंट तक रैप अप करता हूँ, और अपन 3rd पॉइंट से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर मोस्ट प्रोबेबली में अपना पूरा इनपुट टैक्स क्रेडिट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अपन कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस इनपुट टैक्स क्रेडिट चैप्टर के साथ देखेंगे, कुछ मास्टर एग्जांपल्स जिसमें आपके सारे प्रोविजंस इनपुट टैक्स क्रेडिट चैप्टर के क्या हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे। उसके बाद में अपन स्टार्ट करेंगे कौन सा चैप्टर, प्लेस ऑफ सप्लाई। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में अपन इस चैप्टर को क्लोज करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू गाइज, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। एंड गाइज, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर ना पसंद आए तो जरूर रिप्लाई जरूर करें, हो सकता है आप डिसलाइक भी करें। ठीक है, चलिए गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।